हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें 6th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर का है आज आपका 7 चैप्टर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। 7 चैप्टर क्या है आपका? अशोक, यानी कि हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जो हम पहले अशोक का अभिलेख वगैरह पढ़ चुके हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्या किया था उन्होंने? युद्ध का त्याग किया था। क्या चीज़ें हो रही थी, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी कि हमने एक हमारी ज्योग्राफी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने उसके क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो नोट्स टाइप में बनाए जाते हैं, वो क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं। तो वो क्लासेस आप देख लीजिएगा। वो क्लासेस आपको दिख रहा होगा, हलवा क्लासेस करके नाम है उनका। हलवा मतलब एक बिल्कुल शुद्ध घी और मेवे वाला हलवा है, होता है ना, वैसे ही ये क्लास है। आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इससे आपको सीधे सीधी जो लाइन्स हैं, जो नोट्स हैं, सीधी सीधी लाइन आपको क्वेश्चन में दिखने वाली हैं। तो वो क्लासेस आप अटेंड कर लीजिए। लेकिन क्या है कि जो क्लासेस मैंने दी हैं, जो क्लासेस 6th क्लास की एनसीईआरटी मैंने ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की कंप्लीट की है, आप एक बार उसे देखिए। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो आपको पहले बेस बनाने के लिए आपको बेसिक क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो कि मैंने करवाई हैं, सीटेट जुलाई के नाम से क्लासेस पढ़ी हैं। तो उन्हें आप देखिए। उन्हें देखने के बाद क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा। फिर आप ये वाली जो मैं हलवा क्लासेस दे रही हूँ, ये क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपके रिवीजन में काम आएंगे। यानी कि जैसे एक चैप्टर को मैंने समझाने में 1-1 घंटे लिए, यानी कि 2 पार्ट में समझाया, आध घंटे में। ठीक है, तो एक पार्ट को समझाने में मुझे यानी कि एक लेसन समझाने में मुझे 1 घंटा लगा है। ठीक है, आप देखोगे। लेकिन जो मैंने ये नोट्स फॉर्म में आपको लेसन समझाया, तो पूरा लेसन समझाया और कुल उसमें 20 या 25 मिनट में ही पूरा लेसन कवर कर दिया। तो ये रिवीजन के लिए काम आएगा। और इसकी जो PDF है, जो नोट्स की PDF है, वो आपको कहाँ मिल जाएगी? आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वो हलवा क्लास ज़रूर देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की और क्लास में क्या है ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोशन के रुपए, जो रोशन है, रोशन के रुपए क्या कह रहा है? जन्मदिन पर रोशन को दादाजी के कड़क नोट मिले। जो रोशन का क्या था, जन्मदिन था और दादाजी ने उनको नोट दिए। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या है? गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे शेर चित्रित हैं। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? जो शेर बना है वो आखिर क्यों बना हुआ है? बच्चों के माइंड में सवाल आते हैं कि ये जो शेर का चिन्ह है ये क्यों बना है, ये जो आप देख पा रहे हो ये चिन्ह क्यों बना है? रोशन के माइंड में क्वेश्चन आया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा साम्राज्य या बहुत बड़ा राज्य या एक साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन बताऊंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, क्लास पढ़ना, देखो बुक पढ़ना सबको आता है, बट क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो चीज़ आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक क्या है, लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। जो ये शेर के चित्र हैं उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ, कहाँ, सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया है। किस में स्थापित किया है? सारनाथ के इस विशाल कहाँ स्तंभ पर स्थापित किया था, जिसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 6 में पढ़ा था। और उसमें लिखा था कि अशोक के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो अशोक का चित्र है कैसे बनाया गया है, पत्थरों को काट कर बनाया गया है और कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये सारनाथ में स्थापित किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन थे? आपके अशोक के निर्देश पर इस जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण कराए गए हैं। तो अब इस लाइन से क्या है, इस लाइन से ये पता चलता है कि ये जो अशोक का स्तंभ है ये किसने बनवाया था? ये जो स्तंभ है ये किसने बनवाया था? ये अशोक, राजा अशोक ने बनवाए थे। अब इसी स्तंभ की तरह उन्होंने कई और स्तंभ और क्या अभिलेख बनवाए हैं उन्होंने। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों को में क्या लिखा है, इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। भाई
एक राज्य होता है, एक साम्राज्य। तो उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या रीजन है जिससे उन्हें साम्राज्य कहा गया? तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ध्यान से सुनना, अशोक जिस साम्राज्य की पर शासन कर रहे हैं तो उनकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? लगभग 2300 साल पहले की थी। ध्यान रखना कि अशोक सबसे पहले हो जाता है कि अशोक किस साम्राज्य के में शासन कर रहे थे, तो वो कौन से साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य ने। तो उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे अशोक के दादाजी। कौन थे? अशोक के दादाजी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ेंगे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौन ने? तो चाणक्य की चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चंद्रगुप्त की सहायता की थी चाणक्य या कौटिल्य। अगर कौटिल्य आता है तो वही नाम होगा, चाणक्य आता है तो भी वही नाम होगा। तो ये कैसा था? एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी उनको साम्राज्य स्थापित करने में। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। जो चाणक्य के विचार हैं, जो चाणक्य के विचार है, थिंकिंग है, वो हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र नामक बुक में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? देखो ये पैराग्राफ बना है पर इससे आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको क्या लगा? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते हैं उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, पर आपको पता नहीं है कि वो साम्राज्य कौन था। वो साम्राज्य था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के दादाजी थे। कितने साल पहले की थी? 2300 साल पहले की थी, है। और चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी स्थापना करने में साम्राज्य की? तो वो थे चाणक्य या कौटिल्य। और चाणक्य और कौटिल्य का विचार हमें किस में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें अर्थशास्त्र नामक बुक में। आगे बढ़ेंगे। वंश। वंश क्या होता है? वंश के बारे में पढ़ेंगे। वंश क्या है? जब हम एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक है, ध्यान से सुनना। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मैंने कहा था ना कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण, पहले तो आपके कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे आपके हो जाते हैं बिंदुसार और तीसरे हो जाते हैं आपके अशोक। तो ये सीरीज में अगर क्वेश्चन बनता है तो पहले कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के मौर्य कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, फिर बिंदुसार के बाद कौन बनते हैं? अशोक। तो बिंदुसार का पुत्र कौन होगा? अशोक। वंश किसे कहते हैं? वंश किसे कहते हैं? हम राजावत वंश के हैं, हम क्या हैं? हम अलग अलग वंश के लोग आते हैं। हम तोमर वंश के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बहुत सारे वंशज होते हैं। तो इसी तरह एक ये वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश में पहला कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दूसरे हो जाते हैं बिंदुसार, तीसरे हो जाते हैं अशोक। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? देखो पेशेंस बना के रखिएगा। ये एनसीईआरटी सीरीज बेस के तौर पे बनाई जा रही है, यानी कि जो बच्चों ने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उन्हें भी हमें समझाना है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तो मैंने वो अदर क्लासेस स्टार्ट की हैं, उनमें आप जैसा आपका फीडबैक रहेगा तो आपकी क्लासेस वो कंटिन्यू रहेंगी, हलवा क्लासेस। अगर फीडबैक नहीं अच्छा आता है तो फिर, क्योंकि उस क्लास में बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी तैयार करनी पड़ती है और इतना टाइम हमारे पास भी नहीं रहता है, तो उसे बनाने के लिए आपका फीडबैक, आपके शेयर, आपकी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे फुल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली हैं। उससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के ज़रूर बनेगा। ठीक है, वो क्लासेस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। जो साम्राज्य था अशोक का, उसमें क्या था? बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। जो अशोक का साम्राज्य था उसे मानचित्र में कौन से बिंदु से दिखाया गया? काले बिंदु से दिखाया गया। मैं अभी आपको मानचित्र दिखाऊंगी। ठीक है, आगे कह रहा है इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। जो राजधानी थी इनमें साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। तो ये 3 राजधानियां बनी थी। पाटलिपुत्र बनी थी, उज्जैन बनी थी, तक्षशिला बनी थी। अब ये राजधानियां कौन कौन से राजाओं ने स्थापित की थी ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
तक्षशिला क्या थी? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला था, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग कौन था? तक्षशिला। और यहाँ से आपका मैचिंग का भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दूसरी तरफ जो उज्जैन था, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर जाने वाला रास्ता था। कहाँ से? जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते थे, ठीक है। तो ये दो मैचिंग में आ सकते हैं। और भी दो चीज़ें ऐड कर देगा। फिर शायद नगर में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी शिल्पकार रहा करते थे। जो नगर था वहाँ पे कौन कौन रहते थे? व्यापारी रहते थे, सरकारी रहते थे, अधिकारी रहते थे, शिल्पकारी रहते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये दो लाइन्स, ध्यान रखना। एक तो जो तक्षशिला क्या था? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरा उज्जैन का था। उज्जैन क्या था? उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत से आने जाने का मार्ग था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नोट्स में अपने लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में क्या थे? किसान, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा में क्या थे? जंगलों से भरे हुए थे। तो जो मध्य भारत था वो क्या था? वो मध्य भारत ज़्यादातर किससे भरा था? जंगलों से भरा था। तो ये भी एक मैचिंग में आ जाएगा। फिर वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, ठीक है। क्या करते थे? फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके आजीविका चलाते थे। कहाँ पर? मध्य भारत में। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रहते होंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला बॉक्स देख लेते हैं, फिर आपको मैं मैपिंग करवाती हूँ। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं में दिखाया गया। कैसे? कहाँ दिखाया गया? मैप पे उन्होंने बिंदु से क्लियर करा है। तो जो अशोक के शिलालेख जहाँ मिले हैं वो लाल बिंदु से लिखे हैं और अशोक का साम्राज्य जहाँ फैला है वो काले बिंदु से है, ठीक है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? जो भारत के राज्य हैं वो कौन से मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अब देखो, ये मैप आपको दिख पा रहा होगा और आप इस मैप को अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि दिशा से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, जितना समझ में इसमें आ रहा है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। जैसे आपका साम्राज्य देखो, एक पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र आप देख पा रहे होगे। तो पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र पूरब में स्थित है। फिर क्या है आपका ये उज्जैन कहाँ है? ये पश्चिम साइड है, ठीक है। फिर क्या है? तक्षशिला कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में स्थित है। फिर क्या है? और नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर वो ये जो रेड रंग के थे वो क्या बताया था उन्होंने? रेड रंग वाले क्या हैं आपके? रेड रंग वाले आपके हैं शिलालेख। यहाँ से क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख। एक तो कंधार हो गया है, एक गिरनार हो गया, एक सपारा हो गया, एक मास्को हो गया, एक ब्रह्मगिरी हो गया है, और एक जौगढ़ हो गया, धौली हो गया, रूपनाथ हो गया, गुज्जर हो गया, सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, सांची हो गया। तो ये आपको मैप अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली है। मैपिंग से क्या होता है? जब मैप को आप बार बार देखोगे तो आपके माइंड में क्या होगा? मैप फिट हो जाता है, यानी कि आपको दिमाग में मैप फिट हो जाएगा। कि अगर पूछेगा कि धौली कहाँ है, तो धौली ये है, किस दिशा में है? तो यहाँ क्या है? पूरब, यहाँ दक्षिण। तो कहाँ है धौली? पूरब और दक्षिण और पूरब में क्या है? धौली है आपका, ठीक है। धौली और जौगढ़ दक्षिण और पूरब में पाए जाते हैं। तो इस तरह से भी मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहा था, आगे हमने पढ़ा था ना कि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न क्या करते थे? भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी क्या करते थे? भोजन भी करते थे। देखो, अलग अलग भाषाएं बोलेंगे और अलग अलग भोजन भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते होंगे। क्या करते होंगे? अलग अलग किस्म की पोशाकें पहनते होंगे। जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न तरह के भोजन करते होंगे, भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोलते होंगे और भिन्न भिन्न तरह के क्या करते होंगे? पोशाक पहनते होंगे। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था? यानी कि एक राज्य होता है, एक साम्राज्य
साम्राज्य होता है। तो ये दोनों में क्या भिन्नता है, तो इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, क्या है, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, सीधी सी बात है, जो साम्राज्य है वो क्या होते हैं, राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो राज्य और सम्राट क्या है, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनके लिए सम्राटों को, जो राजा होते हैं, साम्राज्य के राजाओं को क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं, और राज्य के राजाओं को राजा कहते हैं। ठीक है, राज्य के राजा को राजा कहते हैं और सम्राट के राजा को सम्राट, साम्राज्य के राजा को सम्राट कहते हैं। तो सम्राटों को क्या होता था, राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन रखने होते थे। मान लो एक फैमिली है, फैमिली में ज़्यादा मेंबर हैं तो हमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और कम मेंबर हैं तो हमें कम में ही काम चल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसी कारण से बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जब लोग ज़्यादा होंगे तो हमें क्या है, मनी चाहिए, मनी के रिसोर्स चाहिए। कहाँ से मनी आए, जब मनी आएगी, पैसे आएंगे, तभी तो हम ये संसाधन रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे राजा, उसके लिए क्या करेंगे, कर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो कर कैसे इकट्ठा करते थे ये भी देखेंगे। अब साम्राज्य का प्रशासन क्या थी, यानी कि वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रशासन क्या था, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य बड़ा था तो क्या होता था, वहाँ पे जो शासन था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से किया जाता था। मान लो हर जगह की संस्कृति, हिस्टोरिकल चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो वहाँ की संस्कृति और कल्चर के हिसाब से वो लोग शासन करते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर क्या होता था, सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों में किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। क्या करता था, राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब राजा क्यों करता था, क्योंकि पाटलिपुत्र का जो इलाका था वहाँ पे सीधा अधिकार किसका था, राजा का था। तो जब राजा का अधिकार है तो वहाँ की जो सेना है, शिल्पकार है, किसान है, तो उनको क्या, उन अधिकारियों को नियुक्त कौन करेगा, उनको कौन करेगा, राजा नियुक्त करेगा। फिर जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको राजा ही सजा देता, उनको सजा भी देते थे। कौन देता था, राजा। ठीक है, और इनमें क्या है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो कई अधिकारी थे उन्हें क्या करते थे, वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ध्यान से सुनना, कौन, जो संदेशवाहक थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। जो संदेशवाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, और जो संदेशवाहक थे वो क्या करते थे, राजा ने जो जासूस अधिकारी लगाए थे उनको संदेशवाहक, उन पर क्या, उन जो काम कर रहे हैं जासूस अधिकारी, उन पर नज़र रखते थे। कौन, संदेशवाहक। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार या वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। और इन सब के ऊपर कौन था, राजा था, और राजा परिवार था, और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से क्या करता था, राजा इन पे नियंत्रण रखता था। जो जो चीज़ उन्होंने नियुक्त किए थे उन पर नियंत्रण कौन करता था, राजा करता था। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है, मौर्य सम्राट के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। क्या थे, ध्यान से सुनना, मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी कि एक तक्षशिला था, एक उज्जैनी भी क्या था, प्रांतीय राजधानी थी, इनको राजधानी बनाया गया था और इन पर शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। यानी कि जो तक्षशिला और उज्जैनी है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से ही इन पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रांतों पे, मौर्य काल में प्रांतों पे राजकुमारों को राज्यपाल का गवर्नर बनाया जाता था। तो क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रांतों के राज्यपाल कौन होते थे, प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर कौन होता था, तो वो आपके कौन हो जाते थे, राजकुमार हो जाते थे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल
या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। कहाँ का? प्रांत का। अगर क्वेश्चन आता है कि छोटे क्षेत्र या प्रांतों में राज्यपाल और गवर्नर किसे नियुक्त किया जाता है, तो राजकुमार को नियुक्त किया जाता है। अगर सीधा स्टेटमेंट आ जाता है, मान लो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, और प्रशासन के बारे में वो 4 स्टेटमेंट दे देगा कि पाटलिपुत्र पर सीधा नियंत्रण किसका था? राजा का ही था। नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर 2 हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। नंबर 2 स्टेटमेंट। नंबर 3 हो जाएगा कि जो छोटे क्षेत्र और प्रांत थे उन पर राज्यपाल और गवर्नर बनाकर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। नंबर 3 स्टेटमेंट। नंबर 4 बन जाएगा कि तक्षशिला और उज्जैनी एक राज्य था। नंबर 4 स्टेटमेंट। तो आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य नहीं थे, ये क्षेत्र और प्रांत थे। और जो तीनों स्टेटमेंट ऊपर के हैं वो तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो स्थानीय परंपराओं और नियमों को कहाँ माना जाता था? वो माना जाता था आपका तक्षशिला और उज्जैनी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जो प्रादेशिक केंद्र थे उसके बीच क्या होते थे? विस्तृत क्षेत्र होते थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मौर्य शासक जो थे वो क्या करते थे? सिर्फ मार्गों और क्या पे, किस पे? नदियों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? देखो, हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है, और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, आपकी गुरुदक्षिणा के रूप में आपका सिर्फ एक लाइक है और एक प्यारा सा कमेंट है, और क्लास को शेयर करना है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है अपनी तरफ से। अगर आप इतना करते हो तो क्लासेस आपको दिन पे दिन बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते थे। तो प्रादेशिक क्षेत्र में क्या होता था? वो नदियों और क्या होते थे? नदियों और रास्तों पर क्या करते थे? वो लोग नियंत्रण रखते थे। कौन? मौर्य साम्राज्य के लोग। कहाँ पर? प्रादेशिक क्षेत्र में नदियों पर नियंत्रण और रास्ते पर नियंत्रण रखते थे, जो आवागमन के लिए क्या होते थे? इम्पोर्टेंट होते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। यानी कि जैसे नदियाँ हैं और रास्ते हैं, उन पर नियंत्रण किया तो उनसे वहाँ से उन्हें क्या मिलेगा? कर मिलेगा, भेंट रूप में जो मिलेगा वो उसे इकट्ठा कर लेते थे। फिर क्या करते थे? उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम किसके लिए? कम्बल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या था? क्या था? महत्वपूर्ण था। तो इस जो मैंने बताया था मैचिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे और दो स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएंगे। एक तरफ लिख देगा उत्तर पश्चिम और दूसरी तरफ लिख देगा कम्बल के लिए प्रसिद्ध थे। एक तरफ लिख देगा दक्षिण भारत, दूसरी तरफ लिख देगा किसके लिए? सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ क्या था? ये वाला मैंने बताया था। देखो, ये वाला एक तरफ लिख देगा कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य, एक तरफ लिखेगा तक्षशिला, दूसरी तरफ लिखेगा उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ लिखेगा उज्जैन, फिर लिख देगा उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने जाने का मार्ग था। तो यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है। 2 पॉइंट वो इधर से उठाएगा और 2 पॉइंट वो यहाँ से उठा लेगा और मैचिंग का क्वेश्चन बना देगा। वो क्या पता मैचिंग का क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल जाए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कह रही हूँ तो वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये चीज़ें हो गई। अब क्या है? संभव है कि संसाधन के नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे। इन चीज़ों को क्या होता हो? नजराने के तौर पे इकट्ठा किया जाता होगा। अब नजराना क्या होता है ये चीज़ जानेंगे। क्या नजराना क्या होता है? ठीक है, तो देखो, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते हैं। देखो, कर क्या है? कर नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। नजराना एक तरह से इनाम टाइप मान लीजिए आप, समझने के लिए। मान लो जैसे आप लोग खाना खाने जाते हो, आपने टिप दे दी वेटर को, क्या करते हो? आप टिप देते हो। वो क्या हो गया? उसका नजराना हो गया। तो नजराना क्या होता है? अनियमित होता था। और देखो यहाँ लिखा है ना, जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई नियम नहीं था कि आप हमें ये चीज़ दो, पर आपने खुशी से क्या किया? वेटर को वो पैसे दिए, तो वो उसके लिए क्या हो गया? एक नजराना हो गया।
ठीक है, वो टिप क्या हो गई, नजराना। इसी तरह से इसे भी एक नजराना कहते हैं। नजराना क्या था, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, और जैसे कोई हम लोगों के यहाँ क्या चंदा उगाते हैं, जैसे देवी रखनी है या कोई कार्यक्रम करना है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि चंदा मांगने जाते हैं घर घर। तो वो भी एक नजराना है, जिसका मन होता है वो दे देता है, जिसका मन नहीं होता वो नहीं देता है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी में सम्राट। ठीक है, राजधानी में सम्राट क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि ये मान लो ये लेसन ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। और जो सेल्यूकस निकेटस था वो कहाँ का राजा था, वो यूनानी राजा था। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। और वो क्या था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया है। उसका विवरण उसने किसने में किया था, उसने इंडिका। तो चंद्रगुप्त की पुस्तक क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मेगास्थनीज की पुस्तक कौन थी, इंडिका थी। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक कौन थी, तो वो इंडिका थी। आप लोग लिख लेंगे, क्या थी, इंडिका थी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मेगास्थनीज ने जो कुछ लिखा देखा उसका विवरण किया। हम यह उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। जो ये चीज़ लिखी है तो वो उन्होंने लिखा था मेगास्थनीज ने, उसका एक उन्होंने क्या पैराग्राफ दिया है। तो क्या लिखा था हम देखेंगे। क्या लिखा है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा रूप में जश्न मनाया जाता था। क्वेश्चन आया है, जब मैंने सीटेट दिया था तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये ऑनलाइन क्या थी, ऑनलाइन पेपर चल रहे थे, तो बहुत सारे पेपर बने थे, तो वहाँ ये क्वेश्चन आया था। सम्राट जनता के सामने जब जाता था तो पहले क्या होती थी, शोभा यात्रा, जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। किस में, ध्यान से सुनना, सोने की पालकी में। स्टेटमेंट में यही चीज़ें डालता है, कहीं आसमान से चीज़ें नहीं आएंगी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। उनके अंगरक्षक, ध्यान रखना, राजा नहीं, उनके अंगरक्षक किस में सवार रहते थे, सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों में, यानी कि अलंकृत मतलब सजे हुए हाथियों में क्या रहते थे, सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ध्यान देना, कुछ अंगरक्षक क्या करते थे, पेड़ों को लेकर चलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आगे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। एग्जैक्ट यही लाइन आई थी गाइस। ठीक है, एग्जैक्ट यही लाइन आई थी कि इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। ध्यान से सुना, यहाँ से लाइन आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। क्या होते थे, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे, और वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करते। भाई, महिलाओं से आप घिरे हो, हथियारबंद महिलाओं से घिरे हो, क्यों घिरे हो, क्योंकि उन्हें लगता था कोई हमारी हत्या ना कर दे। उन्हें खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को क्या करता था, चखता था, और वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जो राजा था वो लगातार एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोता था, कमरे भी चेंज करता रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इतनी कठिन भी नहीं है। अगर 1-2 बार पढ़ोगे आपको माइंड में फिट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यानी कि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा है उसने, ये जानेंगे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र के बारे में कह रहा है मेगास्थनीज, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें क्या है, ध्यान देना, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। कन्फ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में कि बुर्ज कितने थे, 60 थे कि 570 थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 570 आपके बुर्ज थे और 60 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर क्या थे, 2 और 3 मंजिल वाले घर थे। घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। राजा का महल भी काठ से बना था। काठ मतलब लकड़ी से बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। क्या किया गया था, पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों
के लिए बने बसेरे यानी कि घर बने हुए थे। तो आपने देख लिया इंडिका में क्या क्या चीज़ें लिखी थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। आप अच्छे से आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। क्या आते थे? जंगल वाले इलाके आते थे। हमने क्या पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था, उस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो क्या कह रहा था, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किया जाते होंगे। कहाँ से इकट्ठे होते थे? नदियों से और गलियों से, आने जाने वाले रास्तों से इकट्ठा होता था। फिर और क्या बचता था? फिर अंत में बचते थे जंगल वाले इलाके। क्या बचते थे? जंगल वाले इलाके बचते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जो क्वेश्चन बन जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में कहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, तो वो जंगल के इलाकों में रहने वाले लोग क्या थे? काफ़ी स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। क्या करें? वो जो मौर्य पदाधिकारी थे उन्हें हाथी, लकड़ी और मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अब अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था, इस बारे में जानेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ध्यान देंगे, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होता है? अशोक हो जाता है। वह ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने क्या किया था? अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, अशोक क्या थे? मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे, और वो पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस में लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो जो लाइनें अभी तक, देखो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जहाँ से, जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और शीटेड हर 6 महीने में होता है, तो बहुत सी चीज़ें जो आ चुकी हैं उन्हें हम इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे और आपको उन्हें पढ़ना होगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन देते हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करके चलना होगा। जो बेसिक क्लासें हैं उसमें हम बेसिक ही लेके चलेंगे। आपको अगर क्रिप्स देखना है तो वो जो हलवा क्लासेस चल रही हैं वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। पर अगर आप बेसिक देखते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे बढ़ेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। जो अशोक का एक अभिलेख है उसने क्या किया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो क्या था कलिंग युद्ध, ये हम जानेंगे। आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैं कलिंग में विजय की। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अशोक ने राजा बनने के बाद कितने साल बाद कलिंग पर विजय की? तो क्वेश्चन बन जाएगा 8 साल बाद। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए इस युद्ध में। क्वेश्चन बनेगा, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इस पे उसे क्या हुआ था? इस पर मुझे अपार दुख हुआ था। ध्यान से देखना, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पे विजय की, जिसमें 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1.5 लाख लोग क्या हुए? बंदी बनाए गए, और 1 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। इससे मुझे क्या हुआ था? अपार दुख हुआ था। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को क्या करते हैं? खो देते हैं। कौन कहता है? ये अशोक ने अपने अभिलेख में लिखाया है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। उसने क्या किया कि हम अब धम्म का पालन करेंगे और इसे दूसरों को शिक्षा भी देंगे। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध ना करें। इसके बदले उन्होंने यह सोचना कि धम्म कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, धम्म कैसे बढ़ाया जाए इस चीज़ के बारे में सोचा। ठीक है, किसने सोचा? अशोक ने। फिर कह रहा है धम्म संस्कृत भाषा के धर्म यानी कि प्राकृतिक। धम्म क्या है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। धम्म जो है, धम्म क्या है? संस्कृत शब्द है। ध्यान से सुनना, धम्म संस्कृत शब्द है और धर्म का क्या है? प्राकृतिक रूप है। ध्यान से पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। जो संस्कृत शब्द धर्म यानी कि धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
तो ये कहाँ का अभिलेख है आपने देख लिया होगा, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का ये अभिलेख है। उसने तो क्वेश्चन बन जाएगा अशोक ने किस नीति को अपनाया, तो उसने धम्म नीति को अपनाया था। ठीक है, किसको अपनाया था, धम्म नीति को अपनाया था। और कलिंग पर विजय कब की थी, अपने राजा बनने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पर विजय की थी। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं, आगे की क्लास लेंगे कल। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अशोक का कलिंग युद्ध। तो ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो गाइस प्लीज़ आपको बस 2 चीज़ें करनी है। 2 चीज़ें में आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, क्या करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है, ये आपको चीज़ें करनी है। और कमेंट तो आपको करना ही है, क्योंकि इससे ही तो मोटिवेशन आएगा, इससे ही तो क्लासेस अच्छी बनेंगी। एक बार आप हलवा क्लास देखना जाके, कितनी अच्छी क्लास बनाई है और कितनी अच्छी पीपीटी और नोट्स तैयार किए हैं। आपकी नोट्स की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। बस आपका फीडबैक चाहिए। अगर आपका फीडबैक आया तो ऐसी क्लासेस आपको बहुत जल्दी ही और देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं 1 वीक वेट करूँगी आपका क्या फीडबैक है उन क्लासेस को लेके और इन क्लासेस को लेके, फिर उसके बाद क्लासेस डिज़ाइन की जाएंगी। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।